स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। हर साल यूनियन बजट के साथ साथ राज्य भी अपना बजट बनाती है। हर राज्य का बजट अपने तरीके से बनाया जाता है क्योंकि हर किसी के रेवेन्यू और साथ ही एक्सपेंडिचर अलग होते हैं। पर इसी में सवाल उठता है कि स्टेट बजट का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है और कितना असर पड़ता है। बजट से इतना प्रभाव पड़ता है कि एक सरकार की क्या प्रायोरिटी है, कि उसका प्रायोरिटी सेक्शन क्या है और सरकार का विजन क्या है। बात यहां पर राज्य सरकारों की हो रही है। साथ ही राज्यों का बजट इतना ज्यादा जरूरी है कि एक गलत कदम पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था की तहस नहस भी कर सकता है। इसका उदाहरण कुछ ऐसा है कि क्या जो सरकार इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है, किसी एक सेक्टर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की, बजट बढ़ाने की सोच रही है, तो अगर वहां से रिटर्न नहीं आ पाता है तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो आने वाले सालों के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो साथ ही 3 और महीने में कई राज्य अपना जो बजट है वो पेश करते हुए नजर आएगा। कैबिनेट का भी अगर यूनियन बजट जो है वह भी और 2 महीने के अंदर पेश हो जाएगा। तो आपके मन में सवाल ये होगा कि आइडियल क्या बजट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स का। तो आज इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा रहेगी कि किन सेक्टर्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन से प्रायोरिटी सेक्शन है और रिसेशन आने वाला है। तो रिसेशन के दौर में सप्लाई और डिमांड की एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट जहां मद्देनजर बजट बनाती है, तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या जो है प्रायोरिटी सेक्शन रहना चाहिए। क्या इस वक्त सरकार का ध्यान सोशल वेलफेयर स्कीम पर होना चाहिए, क्योंकि हाल ही के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि गरीब और ज्यादा गरीब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या सरकार को सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए या फिर इस वक्त केवल बड़े बिजनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस वक्त गवर्नमेंट रेवेन्यूज की बात करें तो स्टेट्स अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकती है, तमाम सवाल आपके बीच में होंगे कि किस तरीके से स्टेट बजट जो है वो तैयार किया जाता है, क्या प्रायोरिटी सेक्शन जो है वो होना चाहिए 2023 और 24 के अंदर। तो इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा लेकिन पहले ग्राफिक्स के ऊपर नजर डालते हैं और जानते हैं कि स्टेट बजट से जुड़े कुछ सवाल जो आपके मन में होंगे। तो सबसे पहला राज्यों का बजट की जब हम जिक्र करते हैं तो कैसे होता है राज्यों का बजट तैयार, क्या इसके अंदर किसी केंद्र सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैसे सरकारी बजट से महंगाई पर लगाम लगता है, क्या इन्फ्लेशन के ऊपर सरकारी बजट से कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्या राज्य सरकार का बजट इंडिपेंडेंट हाथ होता है, यानी कि क्या इसके अंदर केंद्र सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्या केंद्र और राज्य बजट का लेना देना, यानी कि केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट बजट ला रही है तो इसका राज्य स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्या कुछ लेना देना है। तो क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी आपके मन में होगा, क्या स्टेट्स के अंदर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसी कोई चीज होती है, क्या मंदी में सरकार को अपना एक्सपेंडिचर जो है वह बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, और अगर एक्सपेंडिचर है तो प्रायोरिटी सेक्टर क्या रहना चाहिए, क्या वैश्विक मंदी में होना चाहिए हमारे राज्यों का बजट, जिससे जब हम बात करें सिटीजन्स की, उस राज्य के लोगों की, तो क्या वहां पर कैसे उनकी इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आए। तो पिछले बजट से कितना अलग होना चाहिए हमारा बजट जब हम राज्यों की बात करते हैं। तो क्या एमएसएमई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, जहां बात हमने करी थी पहले केंद्र सरकार की, तो एमएसएमई लाजमी सी बात है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर है, तो क्या उस पर भी राज्य सरकारों का ध्यान होना चाहिए। क्या सोशल वेलफेयर स्कीम को बढ़ाने की जरूरत है। सोशल वेलफेयर स्कीम आपको बता दें, जो भी जन कल्याण जो योजनाएं हैं उनके ऊपर खर्च करने की जरूरत है, एजुकेशन के ऊपर, या फिर बात करें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। क्या आने वाले समय में बढ़ जाएगा अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होता है जो सरकार ने पहले प्लान नहीं किया होता। तो आने वाले समय के अंदर क्या कुछ जो है बजट रहेगा, क्योंकि डायनामिक्स बहुत ज्यादा चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा राज्य सरकार के बजट के ऊपर। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपको करा देते हैं। जुल्फिकार चौधरी हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री है जम्मू कश्मीर से, हमारे साथ सुचा राम लधार हमारे साथ पूर्व आईएएस अफसर हैं, प्रोफेसर दिबांकर गुप्ता हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबसे पहले जुल्फिकार चौधरी आपके पास में आना चाहूंगी, एक आइडियल बजट जब हम बात करते हैं राज्य सरकारों की, तो कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर जो है आने वाले समय के अंदर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, और मैं राज्य सरकारों की बात कर रही हूं जी। देखिए, जहां तक हम जिस दौर से हैं, ये एक मंदी के बाद का दौर है। हमारा आने वाला ईयर भी है वो भी रिसीजन की तरफ जाने का उसके ज्यादा इम्कान जो है वो नजर आते हैं। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन जो है बहुत हाई हो चुका है और लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत खराब होती जा रही है डे बाय डे। तो ऐसे में एक बैलेंस बजट की जरूरत है, जो बैलेंस बजट हो, जो तमाम सेक्टर्स को आप
किसी सेक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी के सेक्टर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। आपको रोड भी तो बनानी है, आपको दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी तो चलाने हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इस वक्त चाहिए कि वो एक बैलेंस्ड बजट दे इंस्टेड ऑफ एनी अपीजमेंट। इस वक्त अपीजमेंट छोड़ के कि आप कोई इलेक्शन आ रहा है तो हम उस इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कोई बजट प्रिपेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज नॉट टाइम फॉर रिकवरी एंड वी आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस कोविड काल। और कोविड काल के बाद बहुत बुरी हालत है इस वक्त, तो जो मार्केट की हालत है बहुत खराब, और आने वाले वक्त में भी मुझे लगता है कि बहुत नहीं है। तो लिहाजा चाहिए इस वक्त वो स्टेट बजट एक बैलेंस बजट की जरूरत है। हमारे साथ प्रोफेसर दिबांकर गुप्ता हैं। दिबांकर जी, जब हम एक बैलेंस्ड बजट की बात करते हैं तो एक बैलेंस बजट के अंदर अगर हम हाल ही में देखें, जो कोविड के बाद हम देख रहे हैं रिसेशन देखने को मिल रहा है, रशिया यूक्रेन का भी एक कारण है, तो अभी सरकार को सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है या फिर जो हमारे उद्योगपति हैं उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है? प्रायोरिटी सेक्शन हमारा अभी क्या होना चाहिए? जी दिबांकर जी। देखिए, कभी कभी जब हम ये सवाल पूछते हैं ना, तब कुछ चीजों से हमारी ध्यान भटक जाती है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो जम्मू कश्मीर का जो पूरा आय है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, 50% से ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में अगर देखिएगा, हमारा पड़ोसी राज्य है वो भी हमारी तरफ पहाड़ी है, उसमें सरकारी खर्चा 28% से नीचे है। तो इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश में एक डायनामिक प्राइवेट सेक्टर है और जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर उतना डायनामिक नहीं है। अब मैं बात आता हूं ये कोविड के चलते जो हुआ है, जो मंदी चल रहा था, अब हम मंदी से आगे निकल रहे हैं। अब मंदी की ना बात ना करें, क्योंकि जो अब गुजर चुका है उससे बात करने से हमारी कोई भला नहीं होगा। मंदी से हम निकल रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग, खास करके दिल्ली में बहुत सारी जगहों में सैलानियों की तरह वो कहीं जाना चाहते हैं, और इसीलिए मैं मानता हूं कुछ सेक्टर्स को गवर्नमेंट को प्रायोरिटी में देखना है। बजट में देखें या पॉलिसी मेकिंग में, वह दूसरी बात है। जैसे टूरिज्म को हमें देखना है, हॉर्टिकल्चर को हमें देखना है। अब दोनों टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर को बूस्ट करने के लिए मैं मानता हूं एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और ये बात है हमारे बीच और हिमाचल के बीच जो इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप था, इन 3-4 सालों में ये गैप काफी कम होता दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो भी हमें करना है। तो मैं मानता हूं हमें पहले देखना है कि किन सेक्टर्स में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं तो हमारे इस यूनियन टेरिटरी में लोग कोशिश करते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, उसके वो खर्चा बढ़ जाता है, वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं है। तो मैं मानता हूं बजट होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, ताकि प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा इस रियासत में बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और जो गवर्नमेंट का जो इतना बड़ा एक ओवरआर्चिंग प्रेजेंस हो जो कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, वो कम हो जाए। आपके पास आना चाहूंगी मैं सूचाराम जी की सवाल अब ये उठता है, एक तरफ होता है सेंट्रल बजट आता है, अब सेंट्रल की स्कीम्स होती हैं बहुत ज्यादा, तो स्टेट्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जमीनी तौर पर आप जाइए ग्रास रूट पर उन सारी स्कीम्स को लागू करिए। तो अक्सर ये देखने को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है, लेकिन स्टेट उसको रिस्पॉन्सिबली अपने बजट के अंदर जो है लाते हुए नजर नहीं आती। इसके ऊपर ध्यान देने की कितनी जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो शेयरिंग बेसिस पे होती है। कहीं पे ये 90% भी शेयर होता है, कहीं 60% होता है, कहीं 50% होता है। तो जो स्टेट्स अपना उन स्कीमों को अपने स्टेट में लागू करना चाहते हैं तो उनको अपना शेयर उसमें डालना पड़ता है। जैसे मान लो आयुष्मान योजना है, इसमें जो पंजाब सरकार जो प्रेजेंट आप गवर्नमेंट आई है तो ये अपना शेयर नहीं डाल रही, तो इसकी वजह से वो जो बेनिफिट जो एक मिलना है गरीब लोगों को वो नहीं मिल पा रहा। सो इसलिए अपना एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपने लोगों का, अपने स्टेट के लोगों का, पॉपुलेशन का कैसे ज्यादा से ज्यादा
अपना उनको बेनिफिट दे सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड्स है उनका इस्तेमाल कर सके। तो जैसे मैं मान लो अपना ये आपको बताऊं कि पिछले 6 महीने में पंजाब सरकार इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट था कि हमने कितना खर्चा करना, तो उसका 47% ही खर्च कर पाई है जी। तो इसलिए जो रिसोर्सेज है, जो जहां से इनकम होनी है वो कितना है, और जो आपका खर्च है उसमें दो तरह के खर्चे होते हैं, एक प्लान एक्सपेंडिचर होता है और एक अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो जो प्लान है उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो जैसे सैलरी वगैरह है आपको वो करना ही करना पड़ता है खर्चा। जो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है अगर आप उस पर कट लगाओगे तो लोग जो है जो उनके साथ प्रॉमिस किए हुए होते हैं कि जैसे मान लो पेंशन है, जहाँ अपना बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स है, तो ये लोग अगर नहीं दे पाते या उनको नहीं परकोलेट हो पाता जो फाइनेंशियल बेनिफिट है, तो लोग उससे नाराज हो जाते हैं। लेकिन ये जो बैलेंस की बात है जो मेरे से पहले दोनों स्पीकरों ने बोली है, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो एक बहुत अपने आप में जब बजट बनता है तो उसके अंदर वो अपना कितना किस स्कीम का पिछले जो डाटा है पिछले सालों का, किस साल में कितना पैसा आया, कौन कौन सी, ये सब पता होता है अपना स्टेट गवर्नमेंट को, जो ऑफिसर है ब्यूरोक्रेसी है उनको सब पता होता है। तो हिसाब से ये बजट तय किया जाता है कि कितना स्टेट डालेगा, वो भी एक किस्म का प्लान एक्सपेंडिचर बन जाता है। जी जुल्फिकार जी, मैं बजट के बारे में पढ़ रही थी स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके अंदर लिखा था सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो है वो बजट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हेल्थ और साथ ही एजुकेशन को दी जाती है। तो ऐसा क्या है कि जब ये प्रायोरिटी सेक्टर है ये दोनों, इसके बावजूद भी हम तमाम स्टेट्स के अंदर अगर हम जाते हैं राज्यों के अंदर, तो हेल्थ इतना इंप्रूव नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही एजुकेशन की भी हालात हम सभी को पता ही है। क्या कारण है प्रायोरिटी सेक्शन होने के बावजूद ये स्थिति है? मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात प्रोफेसर साहब है, हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जहां तक बात की जाए, जम्मू कश्मीर में 47% जो है वो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो एम्प्लॉइज की दैट्स द कमिटेड एक्सपेंडिचर जो हम कहते हैं। और 53% हमारा ओवरऑल दैट इंक्लूड्स अवर सोशल वेलफेयर स्कीम्स, दैट इंक्लूड्स अवर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, दैट इंक्लूड्स अवर ऑल द सेक्टर्स, जितने भी रिमेनिंग सेक्टर्स हैं उन पे हम 53% पैसा करते हैं। इसके अलावा हम मेजर एक्सपेंडिचर हो जाता है वो ट्रांसमिशन एंड। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां जो रही हैं वो एक इंटायरली डिफरेंट रही है, डिफरेंट है, नॉट बी equated with the other states. We suffered a very different type of circumstances और उसके बाद के यहाँ पे हुआ है। तो इसलिए मेरा एक जो बात कहने का है वो यही है कि लेकिन अगर हम जुल्फिकार जी पास्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अगर हम आज से कुछ 3 साल पहले या 4 साल पहले वापस चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर की स्थिति की बात करते हैं, तो अभी जिस तरीके से सर ने बात कही, प्रोफेसर दिबांकर ने, कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी सेक्टर वहां पर क्या होगा कि हॉर्टिकल्चर के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि वहां का रेवेन्यू जनरेशन पार्ट वो है। तो इस तरीके से जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर क्या एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? या हिमाचल की हम बात करते हैं, ये तो एक बेसिक चीज है ना, ये तो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ही नहीं होना चाहिए, ये तो प्रायोरिटी सेक्शन रहना ही चाहिए हर एक राज्य सरकार का। योर बेसिक क्वेश्चन, बट उससे पहले मुझे ये एक बात बताना जरूरी है कि जो हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए पैसा खर्च होता है, that is directly related to the economic boost. उससे अगर आप किसी एरिया में रोड कनेक्ट जाते हो जिससे टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ता है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो प्रोफेसर इज एब्सोल्युटली, इन्होंने कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर में जो मेजर एरिया है वो टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर है। दैट इज इस साल अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो फार्मर्स है उसने कितना सफर किया, जबकि हमारा जो यहाँ का जो मार्केट में नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ रोड। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो हमारा जो एप्पल यहाँ पे खराब हुआ, जिससे हमारे जो कॉमन फार्मर है, जो ऑर्चिडिस्ट है, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है, उसका जो नुकसान, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इकोनॉमी ऑफ द पीपल। सो कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन,
दैट इज द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर ऑलवेज रिमेन ए प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर आप हमारा पॉपुलेशन का एक सैंपल लेंगे तो पॉपुलेशन सैंपल हमारा जो है वो बड़ा है। के हिसाब से अभी तक हमारा ना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 70 साल में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए हैं, और एजुकेशन में जहां तक हेल्थ सेक्टर की मैं बात कर रहा था, और हमारा ये फ्लॉप सिस्टम नजर आया जब कोविड था। तो कोविड में आपने देखा कि ऑक्सीजन जैसी बेसिक नेसेसिटी जैसी चीजें भी दूर दराज इलाकों में नहीं थी, लोगों को 200-200 किलोमीटर ट्रैवल करके ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ा। दूसरी बात है, इट शुड रिमेन प्रायोरिटी, एंड इसको प्रायोरिटी आज भी देने की जरूरत है। हाँ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है कोविड के पीरियड में बिकॉज ऑफ कोविड, उसका कोविड का अगर एडवांटेज समझा जाए तो वो एडवांटेज था, बाकी तो सारे डिसएडवांटेजेस थे। दूसरा, जहां तक मैडम एजुकेशन का रहा, एजुकेशन जो है दैट इज प्राइमरी कंसर्न एवरीबॉडी। और आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक स्कूलों की होनी चाहिए, सिर्फ पैसा स्पेंड करने से कुछ नहीं है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर्ली क्योंकि अगर हम थोड़ा ऐसे स्टेट्स के अंदर चले जाते हैं, आपके पास जुल्फिकार जी आपको ये बात जो कह रही है, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के साथ अगर हम केरला की बात कर रहे हैं, तो जब हम इनके बजट्स को देखते हैं, इनका सबसे ज्यादा मैक्स जो एक्सपेंडिचर होता है वो एजुकेशन के ऊपर होता है और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है और सारे सेक्टर्स के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं, और इनका जो बजट है वो डेफिसिट के अंदर नहीं जा रहा है। इसके ऊपर दीपांकर जी आप क्या कहना चाहेंगे कि ये दो सेक्टर के अंदर तो आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करिए? जस्ट फॉर ए व्हाइल मैं ये कहना चाहूंगा कि आप केरल को जम्मू कश्मीर को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं कंपैरिजन, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं केरल की बात कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर तो अगर स्पेशल उसके अंदर आ गई ना सर, मैं जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ केरला की और दिल्ली का एग्जाम्पल दे रही हूँ। 96% वहां पे लिटरेसी रेट है केरल में। ये तो अभी स्पेशल उसके अंदर आ गया, तो जम्मू कश्मीर का तो अभी हम इसके ऊपर डिबेट ही नहीं कर सकते। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे दीपांकर जी? पलक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो बार बार कही जाती है कि इस रियासत को दूसरी रियासत से तुलना न करे, इसका सेल बाय डेट हो गया है। ये कहना कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स था, टेररिज्म था, ये था, वो था, सब कुछ था, पर ये इसका एक सेल बाय डेट होता है। एक, अगर आपका 47% कमिटेड एक्सपेंडिचर आज है, आपका 47 कमिटेड एक्सपेंडिचर 10-15 साल पहले भी था, उस टाइम आपने क्या किया इसको कम करने के लिए? दरअसल बात यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसने कुछ कम नहीं किया, और इसीलिए हम इस स्थिति पे आए हैं। रही बात एक्सपेंडिचर हम हेल्थ पे करते हैं, एजुकेशन पे करते हैं, हमें क्यों दिखने को मिल नहीं रहा है? देखिए, एक है बजट में आप एक्सपेंडिचर करते हैं, और दूसरा एफिशिएंसी कि जिस पे आप खर्चा कर रहे हैं, क्या उससे आप क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? और बात हमारी बदकिस्मती है कि हम वो कर नहीं पा रहे हैं। एक्सपेंडिचर्स तो हम कर लेते हैं, और वहां से जब आपको परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करने की बात आती है, आज भी हम देखते हैं कि जम्मू में अगर किसी को कोई सीरियस प्रोसीजर करना है तो सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ के वो चले जाते हैं। लेकिन दीपांकर यहाँ पे कंपैरिजन सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है, दैट इज अ यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर को हम डिबेट के अंदर ला ही नहीं रहे। अभी हम स्टेट्स की अगर हम बात करें दीपांकर अगर हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम कंपैरिजन यूपी और दिल्ली का कर ले, क्यों ना कंपैरिजन हम यूपी और केरला का कर ले। मैं इन सब राज्यों की बात कर रही हूँ जहां पर आप अपना खुद का बजट बनाने के लिए फ्री है, तो वहां पर एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्राथमिकता दी जा रही है। तब भी वो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लॉसेस के अंदर, डेफिसिट के अंदर जा रहे हैं। क्या कारण है जी दीपांकर? देखिए, यही तो है, हमने इतना एक्सपेंडिचर कमिट कर दिया है ऑन सैलरीज एंड पेंशन्स कि हमारी मरकजी हुकूमत हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का 44% देता है, और अगर हम विदाउट डेफिसिट चलते वो मोर देन 50% हो जाता। हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जानते हैं, अगर आंकड़े देखते हैं, इट इज सेवरल टाइम्स दैट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये कई सालों से ऐसा हो रहा है, कई दशकों से हो रहा है। पर फिर भी आप हिमाचल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहां पे रोड कवरेज देखिए, हमारे यहाँ पे रोड कवरेज देखिए। क्योंकि हिमाचल में रोड्स हैं, इसीलिए उनका इकोनॉमी डायनामिक है, उनका पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। देखिए, ये बार बार कहना कि हम अलग है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, ये हिली है, इसका एक सेल बाय डेट होता है।
खर्च करने के लेकिन बाद दिवांकर आप जो ये बात कह रहे हैं, जहां तक मैं समझती हूँ आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो जरा मैं ये भी एक सेकेंड दिवांकर जी मेरी बात सुनिए। आप बार बार कैपिटल एक्सपेंडिचर का जिक्र कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार जो है अक्सर रोड के जितने भी हम प्रोजेक्ट्स बात करते हैं, रेलवेज की हम जितने भी बोलते हैं, रेलवेज का स्पेशली बजट जो है बनाया जाता है, तो वो हिमाचल के अंदर उनका भी तो होता है ना, सेंट्रल स्कीम्स भी तो होती है ना, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट भी तो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जुल्फिकार जी? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या केंद्र सरकार, अभी तो यूनियन टेरिटरी अगर हम पहले भी चले जाएं तो केंद्र सरकार द्वारा वहां पर एक्सपेंडिचर होता है ना कैपिटल, केवल स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा होता है। जी जुल्फिकार जी, आपके पास वापस आती हूँ, दिवांकर आपके पास वापस आती हूँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जी जुल्फिकार जी, ड्यू रिगार्ड टू प्रोफेसर बात कहना चाहता हूँ, अब तो कोई अलग परिस्थितियों में नहीं ये बात नहीं कर सकते, आप सेल बाय डेट की करते तो अलग बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वी हैव सफर्ड ए टर्माइल, एंड टर्माइल में हमारी इकोनॉमी डिप हुई। हमारा जितना टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आता था, सारा टूरिस्ट डाइवर्ट हुआ हिमाचल की तरफ और हिमाचल की इकोनॉमी उससे बढ़ गई। आपको याद होगा, अगर आप हिस्ट्री को जानते होंगे, तो जम्मू कश्मीर में माजी में कितना टूरिस्ट आता था। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हिमाचल को यही पिछले 20-30 साल में हिमाचल की जो डेवलपमेंट है वो बाय डिफॉल्ट जम्मू कश्मीर का जो डिसएडवांटेज रहा है मिलिटेंसी और सर्कमस्टांसेस, उसकी वजह से हिमाचल आगे बढ़ा है। हम सारी कंट्री आगे बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, स्टेट्स के कंपैरिजन की बात करते हैं तो डायरेक्टली जो है वो इनकम जो स्टेट के अपने रिसोर्सेज होते हैं, आपके कितने रोड्स बनी हैं, कितने टोल से कहां से पैसा जनरेट होता है। आप तो मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन किसी भी स्टेट का बजट जो है वो डिपेंड करता है उसके रिसोर्सेज पे। जम्मू कश्मीर का मेन सोर्स ऑफ इनकम था टूरिज्म। टूरिज्म वाज इक्विवेलेंट टू जीरो फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स। जम्मू कश्मीर का मेन सोर्स था हॉर्टिकल्चर। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एंड 2014 फ्लड इट वाज ऑलमोस्ट वैनिश। यहाँ का थोड़ा इनकम जनरेटिंग हैंडीक्राफ्ट वो टोटल खत्म। मतलब अगर आप इसको कंपैरिजन नहीं करिएगा, मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आपने कमिटेड एक्सपेंडिचर को रिड्यूस क्यों नहीं किया, आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस क्यों नहीं किया। आप हिमाचल में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, आप यूपी में चले जाओ, आप कोस्टल स्टेट्स में चले जाओ, तो यू विल फाइंड द प्राइवेट सेक्टर वर्किंग देयर। जम्मू कश्मीर में ना तो कोई इतनी बड़ी मार्केट है, ना यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा कोई रॉ मटेरियल है। यहाँ पे जिसको आना है, तो जहां तक सूचा जी आपके पास में आना चाहूंगी, के लोग आए, जी आपके पास वापस लौटती हूँ मैं, अपना जो बेनिफिट लिया, जुल्फिकार जी आपके पास वापस लौटती हूँ मैं, जुल्फिकार जी आपके पास वापस लौटती हूँ मैं, सुचा राम जी के पास आना चाहूंगी। सर, अभी जहां तक मैं कंसर्न समझ रही हूँ, जम्मू कश्मीर के ऊपर डिस्कशन थी नहीं, सारी स्टेट्स के ऊपर थी, लेकिन जब हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर या फिर किसी की भी इकोनॉमी, किसी स्टेट की इकोनॉमी को अगर आपको मजबूत करना है, तो उसका बेसिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपको रोडवेज जो है इंप्रूव करनी पड़ेगी, लॉजिस्टिक आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, तब तक उनके रेवेन्यू बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अब वो जो स्कीम्स है वो सेंट्रल से भी फंडेड है, तो किसी भी अगर स्टेट की डेवलपमेंट है तो फिर बात वही आ जाती है ना कि सेंट्रल के ऊपर भी डिपेंडेंट रहती है, उनका प्रायोरिटी सेक्शन क्या है। जी, इस पे सुचा जी क्या कहना चाहेंगे आप? आपके पास दिवांकर जी आती हूं मैं। देखिए, ऐसा है, जो रोड नेटवर्क है ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे कोई दूसरा किसी तरह का भी, चाहे टूरिज्म हो, किसी तरह का भी सिस्टम हो इकोनॉमी का, उसके लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो तो गुड रोड नेटवर्क है। चाहे टूरिस्ट ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, चाहे फ्रूट्स को लेकर जाना है कहीं भी, चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर जाना है, तो जो रोड नेटवर्क है ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो हर स्टेट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम सड़क योजना है वो कई सालों से चल रही है, ऑलमोस्ट 20-22 साल है, वाजपेयी के टाइम शुरू हुई थी। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसको पीएम सड़क योजना के तहत फंड्स ना मिले हो। हर विलेज को कनेक्ट करना उस योजना की प्रायोरिटी है। जितनी कच्ची सड़कें थी सबको पक्की करना, रिपेयर करना, वाइडनिंग करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायोरिटी है। तो उस पर खर्चा करने के लिए अपना स्टेट गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट की सड़कें हैं
उसकी स्ट्रेंथनिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस वो उनकी अपनी प्रायोरिटी जरूर है, नंबर 1। सेकंड है जो अपना हर स्टेट, हम अकेले जम्मू कश्मीर की, हिमाचल की, दिल्ली की या पंजाब की बात नहीं करते, हर स्टेट की बात सभी स्टेट्स की अपनी 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 एक प्रायोरिटी होती है। जैसे मान लो हिमाचल है, टूरिज्म में भी द प्रायोरिटी, J&K है, हॉर्टिकल्चर में भी द प्रायोरिटी, और पंजाब है तो एग्रीकल्चर, हरियाणा है तो एग्रीकल्चर, यूपी है तो एग्रीकल्चर। हर स्टेट वेरी करता है। जो आपने बोला एजुकेशन एंड हेल्थ, ये तो ऑल इंडिया लेवल पे सभी स्टेटों की प्रायोरिटी है, इसमें दो राय नहीं है। सर मुझे समझ नहीं आता, आपने ये बात बोली और मैंने भी ये बात पहले बोली कि हर एक स्टेट की प्रायोरिटी है ये सेक्टर। आपने बोला हेल्थ केयर और साथ ही एजुकेशन, तो वहां पे डेवलपमेंट क्यों नहीं दिखती है? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि ये तो प्रायोरिटी सेक्शन है ना, यहाँ पर तो डेवलपमेंट दिखनी चाहिए सबसे ज्यादा। हर स्टेट इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर रही, लेकिन दिल्ली और केरला के अलावा और कहीं इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती। आप देख लीजिए अभी स्टेट गवर्नमेंट के तमाम राज्यों के स्कूल्स को कितना इंप्रूव हो रहे हैं। जी दिवांकर, देखिए यहाँ पे एक सोशल इशू भी है। केरला में और आजकल दिल्ली में भी लोग जो एक्सपेक्टेशन है सिटीजन्स का, वो एक्सपेक्ट करते हैं जो सोशल सेक्टर में लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जब लोकल कम्युनिटी ये मांगता है कि हमारे सरकारी स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उसको रेगुलरली आना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए, मेरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमें सर्विसेज मिलना चाहिए, तब ये चेंज हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये एक नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली वो जो कॉन्शियसनेस है, मैं मानता हूं बहुत सारे राज्यों में नहीं आई है। पर जहां तक इसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल है, मेरा मानना है कि बहुत सारी जगहों में स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखना चाहिए था वो देखा नहीं है, आज देख रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को पूछना चाहिए कि क्या ऐसी क्या बात है, जब भी कोई सीरियस प्रोसीजर या मेडिकल ऑपरेशन हमारे लोगों को करना है, वो जलंधर, लुधियाना क्यों भागते हैं, वो जम्मू में क्यों नहीं होता है? जब आप देखेंगे, इसकी आप रिकॉर्ड कंपाइल करेंगे, तब आप देखिएगा इसमें काफी अंतर आएगा। इसमें दो राय नहीं है। काफी खर्चा होता है हमारे हेल्थ पे, काफी खर्चा होता है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के इक्विपमेंट पे खर्चा होता है। पर इक्विपमेंट का अगर जायजा लेते हैं, मेनी टाइम्स इक्विपमेंट ब्रेकडाउन के कगार पे होता है। तो मेरा मानना है ये बजट से अलग है। बजट में इस पे खर्च होता है, इसको किस तरह से चलाना है इसके ऊपर डिसाइड करते हैं, लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट देता है, वो एक गवर्नेंस इशू है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वक्त का हमारे पास अभाव है, इतनी इजाजत हमें दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, जुल्फिकार जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुजा जी आपका, और दिवांकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज चर्चा ये थी कि एक तरफ तो आ गया सेंट्रल बजट, अब बात आ जाती है यूनियन बजट के बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो किस तरीके का होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं हिमाचल जैसे प्रदेश की, हिमाचल के अंदर हॉर्टिकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर है, तो वही दूसरे राज्यों की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली जैसे राज्य की बात करते हैं, तो वहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर प्रायोरिटी है, तो अलग अलग प्रायोरिटीज रहती है। लेकिन इसी बीच सवाल यह है कि एजुकेशन और साथ ही हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वो ऐसा प्रायोरिटी सेक्टर है जिसके ऊपर काम करे बिना आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसा होना चाहिए राज्यों का बजट, आज इसी पर रही हमारी चर्चा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।